तो उनका शाहिद असलम को उठा लेना और कहना कि इन्होंने जो है तफसीलात लीक की हैं, इस बात में कहीं ना कहीं तो हकीकत होगी। क्या ये गलत चीज़ है कि अगर किसी के 700 की तफसीलात सामने आई थी, उसके टैक्स रिटर्न सामने आ जाते हैं, या पता चल जाता है कि उसने 5 साल में कितने पैसे जो हैं अपने सासाजात में इजाफी जो है वो कमाए, क्योंकि वो पब्लिक ऑफिस होल्डर है, इसका मतलब वो आवाम की तनख्वाह से पैसे ले रहे हैं, तो क्या ये गलत चीज़ है? आपका तजिया में सिर्फ जानना तो शर्म का मकाम होना चाहिए कि दिन दिहाड़े दहशत गर्दों की तरह एक बंदे उठा के को, एक ले जाए। साफी को, बगैर वारंट, बगैर नोटिस के, बगैर सम्मन किए एक बंदा साफी को आपने दिन दिहाड़े उठाया है, दहशत गर्दों की तरह घसीटते आप उसको इस्लामाबाद ले गए हैं, और तुम कह रहे हो कि मुझे पता ही नहीं है। डूब मरना चाहिए ऐसे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबर डिजिटल। मैं हूं बासित शहबाज। इस मुल्क में सहाफ़त करना कितने जाम जोखिम का काम है और कितना मुश्किल है, उसकी ज़िंदा मिसाल जो है शाहिद असलम साहब जो है हमारे साथ बैठे हैं। इनका ताल्लुक बोल न्यूज़ से है और इनको FIA ने एबडक्ट कर लिया इस वजह से कि इनके ऊपर इल्ज़ाम था कि आपने जनरल बाजवा के सासों की तफसीलात जो हैं वो लीक की हैं और अहमद नूरानी साहब को दी हैं, जिन्होंने फैक्ट फोकस पे ये शाया की। कितनी हकीकत है शाहिद साहब इस बात में? ये मैं कहता हूँ कि ये हकीकत कितनी इसमें है या नहीं, ये मैं इस तरह से इसको क्या बताऊँ। मैं कहता हूँ कि ये FIA वाले ना जो है, ये अच्छी खासी मोटी तनख्वाहें लेते हैं हर महीने, जो हमारे टैक्सों से जाती हैं। बिल्कुल। तो जिस तरीके से ये दहशत गर्दों की तरह मुझे उठा के लेके गए हैं ना, तो वो हकीकत वो सामने लाए ना ज़रा, वो थोड़ा सा FIA भी काम करे ना, वो लिंक लिंक सारे ना इस्टेब्लिश करे ना। अच्छा शाहिद साहब, FIA ने कोई पहले बताया नहीं, कोई वारंट नहीं और उसकी आपकी FIR नहीं दर्ज की उन्होंने, और ऐसे ही आए मुजरिमों की तरह, ऐसे ऐसे दहशतगर्द को उठाने आए और उठा के ले गए। ये देखें अलमिया इस मुल्क में कि ये ना तो पहली बार हुआ है, बिल्कुल। और ना ही आप ये समझिए कि ये आखिरी बार हुआ है। ये इस मुल्क में साफियों के साथ पहले दिन से हो रहा है। ये 75 साल की तारीख है। ना उठाने वाले जो हैं वो बाज आए हैं, ना रुके हैं, और ना हम जैसे लोग रुके हैं, ना बाज आए हैं जिन्होंने इस मुल्क में आज़ादी की बात की है, जमहूरियत की बात की है, आज़ाद सहाफ़त की बात की है, ह्यूमन राइट्स की बात की है, रूल ऑफ लॉ की बात की है, आइन और कानून की बात की है। तो ना हम रुके हैं, ना वो रुकेंगे, और ये इनको इंश्योर करा दें हम कि ये अगर सिलसिला आपकी तरफ से भी जारी रहेगा तो ये सरकशी हम भी करते रहेंगे फिर। शाहिद साहब, मुझे थोड़ा सा ये भी बताएं कि इस मामले में तो आप मानेंगे, आप भी साफ़ी हैं और मेरे से तो बहुत सीनियर हैं और इस फील्ड में अच्छा खासा वक्त गुजार चुके हैं कि जो तफसीलात हैं, ये जो हमारे जो तबका है, एक एलीट तबका फौज के अंदर जिसको हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, वो कोई और काम करे ना करे, वो इस बात के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखती है कि कौन सी खबर चल रही है, कौन सी किस वे में चल रही है। तो उनका शाहिद असलम को उठा लेना और कहना कि इन्होंने जो है तफसीलात लीक की हैं, इस बात में कहीं ना कहीं तो हकीकत होगी। देखिए मैं वही कह रहा हूँ ना कि हकीकत इसमें क्या है या क्या नहीं है। एक बात तो मैं FIU को भी पहले दिन से बता रहा हूँ कि जो जनरल बाजवा साहब के मामलात के हवाले से, उनके रिटर्न के हवाले से, उनकी फैमिली के हवाले से जो मुझ पर इल्ज़ाम है कि वो रिटर्न जो हैं वो शायद मैंने जो हैं उस जर्नलिस्ट को दिए हैं जिन्होंने उसको रिपोर्ट किया है, तो ये इतनी लग और बेहुदा बात है। दूसरा कि मैंने पैसे दे के जो है बिल्कुल, वो ये इन्फॉर्मेशन इल्ज़ाम लगाया निकलवाई जाता है, तो ये FIU वालों को शर्म आनी चाहिए। ये इस तरह के गंदे काम जो है ना, है। पैसे दे के लोगों के मतलब या लोगों से इंफॉर्मेशन लेना निकलवाना, ये इस तरह गंदा काम जो है ना, ये तफ्तीशी इदारों का काम है, साफ़ियों का काम नहीं है। एक चीज़। दूसरी कि मेरा इस स्टोरी से कोई लिंक है या नहीं है, देखिए एक थोड़ी सी ना कॉमन सेंस की बात है। जो मेरे इस केस का तफ्तीशी है ना, उसका अभी कुल तजर्बा जो FIA में है ना, वो 4 से 5 साल का है, और मुझे FIA कवर करते हुए तकरीबन 15 साल होने को है। ठीक है, तो मैं अपने तफ्तीशी को कह के आया हूँ कि जो है ना, तुम्हारा इतना तजर्बा है और मेरा इसको रिपोर्ट करते हुए इतना तजर्बा है। अब तुमने ये सारी चीज़ें जो मुझ पर इल्ज़ाम लगाए ना, साबित करने हैं इनको। तुमने ये साबित करना है कि मैंने पैसे दे के तो ये इन्फॉर्मेशन निकलवाई है। तुमने साबित करना है कि मैंने इनको अपलोड किया है। तुमने ये साबित करना है अब कि मैंने ये इन्फॉर्मेशन जो है ये आगे उस जर्नलिस्ट को दी है जिसने इसको रिपोर्ट किया है। अगर ये साबित ना हुआ, जो कि नहीं होगा, मुझे तो पता है ना, हाँ। मेरे मोबाइल में या लैपटॉप में क्या है मुझसे बेहतर तो किसी को नहीं पता। तो इन्हें फोरेंसिक करने दें, ये सारा कुछ लेके आए ना सामने, फिर मैं उनका भी जवाब दूंगा। और अगर ये साबित ना हुआ, जो कि नहीं होना, तो
एक तो ज़ाहिर है मैं पर्चा करवाऊंगा मोहसिन भट्ट पे जो DGFI है, DGFI और जितने भी उसके कारिंदे हैं जिन्होंने इस गंदे और गैर कानूनी काम में हिस्सा लिया, और इसके साथ साथ उन लोगों की तरफ भी जो है वो हमारा सफ़र जारी रहेगा जिनकी हिदायत पे ये सारा गैर कानूनी जो काम है वो हुआ है। अच्छा शाहिद साहब ऐसा तो नहीं है क्योंकि हम जब बीट कवर करते हैं फील्ड में जाके किसी सेक्रेटरी से किसी डीजी से जो है ना वो कोई ना कोई खबर ऐसी दे देता है रिपोर्टर के उसकी जो है वो अना पे बात आ जाती है क्योंकि आप पंजाब की ब्यूरोक्रेसी की बात करें मैं भी कवर करता हूँ पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में बहुत अना है वहाँ पे ये तो नहीं हुआ कि शाहिद असलम ने कोई ऐसी खबर दे दी जो डीजी को पसंद नहीं आई तो इस केस में उसने कहा यार शाहिद असलम को रगड़ दो। नहीं, DG के हवाले से तो मैंने शायद उस तरह से रिपोर्ट नहीं किया, क्योंकि ये इनके मुतल्लिक इनको मैं काफ़ी पुराना जानता हूँ। ये बलूचिस्तान में भी रह के आए हैं, 2 दफ़ा IG बलूचिस्तान ये रहे, और इससे पहले भी FI में रही हैं डायरेक्टर एडमिन के तौर पे, और अभी ये DGFI हैं। इनके चंद महीने रह गए। इनकी ना एक शख्सियत का हासा है, एक तो शक्ल से लगते हैं आपको जैसे भोले भाले से मासूम से, ठीक है, लेकिन ना तो ये इतने मासूम हैं ना इतने भोले हैं। लेकिन एक चीज़ का मुझे पहले दिन से पता था कि भट्ट साहब जो है ना वो बुज़दिल हैं और डरपोक हैं। लेकिन इतने बुज़दिल और इतने डरपोक होंगे भट्ट साहब, इस चीज़ का मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि कुछ बंदे में शर्म नाम की चीज़ ही कोई नहीं है कि यार तुम DGFI हो, ग्रेड 22 तुम्हें मिल चुका है पाकिस्तान में, ग्रेड 22 से आगे ग्रेड कोई नहीं है बिल्कुल DGFI ये तुम लग गए हो, इससे बड़ा पुलिस अफसर के लिए ओहदा कोई नहीं पाकिस्तान में। बिल्कुल ऐसी अब आगे किस चीज़ की किस तमा और लालच में तुमने इतने बड़ा गैर कानूनी काम का जो है वो ऑर्डर कर दिया, और पता नहीं किसके कहने पे। मुझे उन्होंने बताया FI वालों ने ड्यूरिंग कस्टडी कि हम पे बहुत प्रेशर था, हमसे ऊपर से प्रेशर था कि इसको ऐसे ही घसीट के लाना है, जलील करके लाना है, इसको हमने निशाने इबरत बना देना है, कोई नोटिस नहीं इसको देना, कोई सम्मन की जरूरत नहीं है, बस इसको ऐसे ही लेके आओ, ठीक है। अब वो ऊपर से प्रेशर, ये भट्ट साहब बताया ना आके कि किसका प्रेशर था, किसने आपकी कन पट्टी पे पिस्तौल रखा, ठीक है, कि शाहिद असलम के साथ ये सलूक करना है आपने, तो ये भट्ट साहब बताएं, ये मीडिया को पूछना चाहिए भट्ट साहब से, आए आके बताएं। हो सकता है कि भट्ट साहब की बहुत मजबूरियां हो, क्योंकि पोस्ट रिटायरमेंट प्लान भी होते हैं ना, रिटायरमेंट के बाद भी आगे भट्ट साहब ने कहीं को मेंबर FPSC या कहीं रिटायरमेंट के बाद को वफाकी मोहतसब या और, जाहिर दिल नहीं करता ना बंदे का इन याशियों से निकलने को, तो रिटायरमेंट के बाद शायद उनको प्लान होगा कि अच्छा ये कर दूंगा तो आगे मैं रिटायरमेंट के बाद भी कोई 2 4 5 लाख की नौकरी करनी है मैंने, तो शर्म का तो मकाम है नहीं इनमें। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये इस घटियापन पे उतरने की बजाय इससे ज्यादा वर्स्ट आप क्या कर सकते हैं। एक चीज रहती थी सिर्फ गोली मारने वाली, तो मार दें यार, आपने पहले कितनों को गोलियां मारी हैं, पिछले 4 साल का डाटा अभी पार्लियामेंट में पेश हुआ कल परसों सेनेट में, ठीक है, 42 सहाफी को कत्ल कर दिया आपने पाकिस्तान में पिछले 4 साल में, 42 ठीक है। और उसमें से मैं पढ़ रहा था कहीं पे वो खबर PTV पे या पता नहीं कहाँ पे चल रही थी कि उसमें से 50% का तो पता ही नहीं है, कातिल भी आज तक नहीं पकड़े गए। तो भाई मैं हैरान हूँ कि और कितने साफी आपने इस तरह, पाकिस्तान पहले ही दुनिया में जो साफियों के लिए वो खतरनाक मालिक की फहरिस्त में टॉप पे है, लेकिन फिर भी शर्म का मकाम नहीं है। जो कालख जो गंदगी मुझ पे मलना चाहते थे ना, ये गंदगी और कालख ना सिर्फ भट्ट साहब पे मुंह पे मली गई है, FIA के मुंह पे मली गई है, बल्कि उनके मुंह पे भी मली गई है जिन्होंने भट्ट साहब को फोर्स किया कि ये आप काम करें। लेकिन एक और उसमें बात, मैं कहता हूँ उसको फोर्स करने वालों को भट्ट साहब समझा सकते थे, उनको बता सकते थे कि जी ये गैर कानूनी काम है, मैंने नहीं करना। इससे हुआ क्या, पाकिस्तान की पूरी दुनिया में बदनामी हुई है, पाकिस्तान मजाक बन के रह गया पूरी दुनिया में, तो मेरे मुल्क का नाम बदनाम हुआ ना, भट्ट साहब को तो शर्म नहीं आई। अच्छा शाहिद साहब मैं यहाँ पे एज अ जूनियर ये बात आपसे ज़रूर पूछूंगा कि जब पब्लिक ऑफिस होल्डर कोई बंदा होता है, कोई ब्यूरोक्रेट हो, कोई आर्मी ऑफिसर हो, कोई MP हो, कोई MNA हो, कोई सेनेटर हो, उसके असासों की तफसीलात जो हैं सामने ले आना, मैं ये नहीं कहता कि आपने किए हैं या किसी ने किए, मैं आपका तजिया जानना चाहता हूँ कि क्या ये गलत चीज़ है कि अगर किसी के सासों की तफसीलात सामने आ जाती हैं, उसके टैक्स रिटर्न सामने आ जाते हैं, या पता चल जाता है कि उसने 5 साल में कितने पैसे जो हैं अपने सासाजात में इजाफी जो है वो कमाए, क्योंकि वो पब्लिक ऑफिस होल्डर है, इसका मतलब वो आवाम की तनख्वाह से पैसे ले रहे हैं, तो क्या ये गलत चीज़ है? आपका तजिया मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ। नहीं, आवाम को बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आवाम को जब आवाम के टैक्सों से पे पलते हैं ना ये सारे जितने भी अशराफी इस मुल्क की, चाहे वो सियासतदान हैं, चाहे वो जज हैं, जर्नैल हैं या ब्यूरोक्रेट हैं आपके, ये सारे आपके मेरे और पाकिस्तान की ये 22 करोड़ आवाम जो है ना, इनके टैक्सों के पैसों से पलते हैं ये, तो इनके मुतल्लिक, इनके असासों के मुतल्लिक इंफॉर्मेशन बिल्कुल पब्लिक होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे सरकारी मुलाजिम इनकी तनख्वाह तो इतनी है,
तो लेकिन ये एहसास इतने कैसे बन गए, ठीक है। इस बात का बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको पब्लिक होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए असल कि हक़ाइक़ उनका जो मुल्क की अशराफिया है, उनके असासे किस तरह से इस मुल्क में बनते हैं, उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। जब आप पे और मेरे पे इस मुल्क के सारे कवानीन लागू हैं, ठीक है, तो क्या इन लोगों पे लागू क्यों नहीं? ये कौन सी और मखलूक जो है वो बने, बिल्कुल। ये किस आसमान से उतरे हैं जो बाकी जहाँ से नहीं उतरे? इन सारों की हर चीज़ पब्लिक होनी चाहिए। अच्छा शाहिद साहब, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा, जोक्स अपार्ट, कैसा रहा टाइम, कैसा गुजरा अडयाला जेल में? एफआईए कस्टडी अच्छी थी, अडयाला जेल अच्छी थी, खाना शाना पसंद आया कुछ, के घर की याद जो है वो तरोताज़ा रही? नहीं, घर की याद देखें, आप जब कस्टडी में हो ना, इसमें दो चीज़ें हैं। एक, आप जब कस्टडी में हो ना किसी भी अदारे की, तो उसका एक अपना एक एनवायरनमेंट होता है, एक माहौल होता है, और वो एक जो एनवायरनमेंट है उसकी एक अपनी एक वो है करिश्मा, आई मीन एंजॉय करने का एक सामान है। और दूसरा, जब आप कैदी बन जाते हैं, जब आप जेल में जाते हैं और आप बैरकों में जाते हैं, आप किसी कातिल के साथ बैठे हैं, किसी डिकेट के साथ बैठे हैं, किसी चोर के साथ बैठे हैं, किसी ठग के साथ बैठे हैं, ठीक है, तो जब आप उनसे इंटरेक्ट करते हैं तो वो एक और दुनिया है। जब आप कस्टडी में हैं तो वहाँ एक और दुनिया है। तो मुझे तो ना सिर्फ एफआईए कस्टडी, ज़ाहिर है वो वहाँ मैंने जो है वो, मुझे तो कोई फ़िक्र और फाका नहीं था इस बात का। मुझे एग्जैक्टली आइडिया था कि मतलब ये क्या पूछ रहे हैं और मैंने क्या जवाब देना है। एफआईए तो आप तो कवर और करते हैं 15 साल। मैं वही कह रहा हूँ ना, तो बाकी जो जेल की है वो मेरे लिए नई दुनिया थी। वो जेल की दुनिया मेरे लिए बिल्कुल नई दुनिया थी। अडयाला का बड़ा नाम सुनते, एक फैंटेसी थी अडयाला के बारे से जी, अडयाला जेल भेज दिया, ओहो। अब देखे ना, उसमें मुझे वो बता रहे थे कैदी कि शायद खान साहब भी आए हैं मुशर्रफ दौर में, शायद कोई एक आध दिन या पता नहीं, वो उस वक्त नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, जावेद हाशमी, साद रफीक, ठीक है, और शायद मेरा भुट्टो साहब भी शायद वहाँ अडयाला में रहे शायद। तो बात यह है कि एक लंबी हिस्ट्री है, बड़े बड़े लोग था, देखे मुझे उस फहरिस्त में उन्होंने डाल दिया, और मैं तो बड़ा इंजॉय करके आया हूँ। मैं तो वहाँ से ऐसी ऐसी खबरें लेके आया हूँ, आप अनकरीब जो है वो खबरें पढ़ेंगे आप। ज़बरदस्त। अच्छा शाहिद साहब, मैं बिल्कुल आखिर में जानना चाहूँगा कि अब एफआईए ने जो करना था कर दिया, केस भी अदालत में चला गया है। अब शाहिद असलम बतौर सहाफ़ी कौन सा, क्योंकि सहाफ़ी कहा जाता है ज़्यादा शऊर वाला होता है आम पब्लिक से, क्योंकि उसने शऊर आगे देना है, वॉच डॉग है वो बेसिकली एक। तो क्या शाहिद असलम साहब अब करने जा रहे हैं आगे, क्या इरादा रखते हैं अब, क्योंकि एफआईए ने तो जो करना था वो कर दिया, जो होना था वो हो गया, अब शाहिद असलम साहब क्या करें? देखें, जब आप ये बात कर रहे हैं ना कि सहाफ़ी ज़्यादा बाशऊर होता है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा डिफ़र करूँगा। सहाफ़ी बेशक सोसाइटी की आँख कान नाक होता है, लेकिन अब इस डिजिटल के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में लोग भी बड़े वाकिफ़ हो गए हैं, हाँ, ये तो ठीक है। ये तो है। अब जो है वो हर बंदे को तकरीबन हर इंफॉर्मेशन जा रही है, हर बंदा अवेयर है। अब 2-4 घंटे 10 घंटे नहीं लगते इंफॉर्मेशन तक पहुंचने में। तो जिस तरीके से इस मेरे केस में मेरी सहाफ़ती बरादरी खड़ी हुई है, जिस तरीके से ह्यूमन राइट्स की तंजीमें खड़ी हुई हैं, जिस तरीके से पीएफयूजे या हमारे जो प्रेस क्लब्स हैं वो खड़े हुए हैं, एक चीज़ आपको जिस तरीके से इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन है या बाकी दीगर अदारे हैं वो खड़े हुए हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान में पाकिस्तानी, आम पाकिस्तानी और जो बाहर पाकिस्तानी खड़े हैं या दीगर लोग हैं, जिस तरीके से उन्होंने सपोर्ट किया है, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं शायद इतना इम्पोर्टेंट जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मेरा साथ दिया, खड़े हुए हैं। और देखें, और चीज़ आपने नोट की होगी कि मेरे केस में एक और बैरियर टूट गया है। वो बैरियर क्या था कि अगर आप एक इदारे के लिए काम, ज़ाहिर है हम साफ़ी हैं, आप किसी इदारे के लिए करते हैं, मैं किसी के लिए करता हूँ, आज मैं किसी इदारे के लिए कर रहा हूँ, कल मैं हो सकता है किसी और इदारे के लिए कर रहा हूँ, तो ये रोटेशन ये तो चलती रहती है। लेकिन जिस तरीके से इस चीज़ को उन्होंने नफी किया है कि ये नहीं देखना हमने कि फलां बंदा किस इदारे के लिए कर रहा है, हर बंदे ने इस चीज़ को जाने बगैर, अब देखें ना, मैं बीबीसी के लिए भी करता हूँ, मैं बाकी इंटरनेशनल इदारों के लिए भी करता हूँ, बोल न्यूज़ के लिए भी बतौर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट काम कर रहा हूँ, मैं न्यूज़ में रह के आया हूँ 8-10 साल, दुनिया टीवी के लिए मैं कर चुका हूँ, एपी के लिए मैं कंट्रीब्यूट करता हूँ और बाकी इंटरनेशनल इदारों के लिए। तो मुझे जो ये आउटपोरिंग हुई है, ये जो अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट आई है, मैं तो बिल्कुल हैरान हूँ और मैं मशकूर हूँ अपनी सारी की सारी सहाफ़ती कम्युनिटी का, चाहे वो कराची में हैं, पेशावर में हैं, कोयटा में हैं, लाहौर में हैं, इस्लामाबाद में हैं। तो मैं वो एक चीज़ आपकी शायद साहब ऐड अप करना चाहता हूँ इस बात में। 2 से 3 दिन पहले मैं भी देख रहा था, 8 बजे हामिद मीर साहब प्रोग्राम करते हैं,
उन्होंने आपका सेम वो क्लिप चलाया अपने प्रोग्राम में, जिसमें आप कह रहे थे कि जी मेरे एक कब्र नहीं, मेरी कब्र का ठेका फिर मरग रियाज को दें और बड़ी कब्र बनाएं। राना सनाउल्लाह साहब बैठे थे, उन्होंने कहा जी, जिसमें आपने हामिद मीर साहब का भी नाम लिया कि उसमें आसमा शराजी भी जाएगी, उसमें हामिद मीर भी जाएगा, उसमें मैं भी जाऊँगा, हम सारे जाएंगे जो ज़्यादा सहाफ़त की बात करते हैं इस मुल्क में रहते हुए। हामिद मीर साहब ने अपना वज़ीर दाखिला साहब हमारे राना सनाउल्लाह साहब से पूछा, राना साहब बताएं ना किसको, किसके कहने पे शाहिद असलम को गिरफ्तार किया, वो पूछ रहा है उसके ऊपर, जिसके ऊपर राना साहब ने कहा जी मुझे इस केस की तफसीलात नहीं पता। अब यहीं से आप अंदाज़ा कर लें कि वो मुल्क का वज़ीर दाखिला है, और मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस राना सना पे हुआ है। ये शहबाज शरीफ, ये दूसरे तीसरे लोगों में शायद मुझे इतना ज़्यादा अफसोस नहीं है, बेशक वो इस मुल्क का वज़ीर आज़म है। उसकी वजह है कि शहबाज शरीफ को किसी ने नहीं उठाया आज तक। राना साहब के साथ राना साहब को 2 दफ़ा उठाया, उनके साथ जितनी ज्यादती और बर्बरियत की गई, राना साहब उस सारी चीज़ों से वाकिफ़ हैं। और उस मुश्किल हालात में भी राना सनाउल्लाह के साथ सारी ना सिर्फ सहाफ़ती कम्युनिटी खड़ी हुई, लीगल फ्रेटर्निटी खड़ी हुई, हर बंदा उनके लिए आवाज़ उठा रहा था कि यार ये 15 किलो जो इस पर ड्रग्स डाली है ना, ये गलत है, जिसकी सज़ा मौत है। लेकिन राना साहब को ज़रा बराबर शर्म नहीं आई। उन्होंने कुछ नहीं सीखा इन 2 एपिसोड से भी कि भाई तुम ये क्या, तुम वज़ीर दाखिला हो, तुम्हारे अंडर 50 के करीब डिपार्टमेंट आते हैं, FIA समेत आप इमीडिएट बॉस हैं FIA के, 50 के करीब डिपार्टमेंट हैं इंटीरियर मिनिस्टर के अंडर। तो शर्म का मकाम होना चाहिए कि दिन दिहाड़े दहशत गर्दों की तरह एक बंदे को, एक सहाफ़ी को, बगैर वारंट, बगैर नोटिस के, बगैर सम्मन किए एक बंदा सहाफ़ी को आपने दिन दिहाड़े उठाया है, दहशत गर्दों की तरह घसीटते आप उसको इस्लामाबाद ले गए हैं, और तुम कह रहे हो कि मुझे पता ही नहीं है। डूब मरना चाहिए ऐसे मिनिस्टर को, और आप इस्तीफा दें, घर जाएं। आप अगर अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से नहीं अदा कर सकते तो आपको क्या जरूरत है उस सीट पे बैठने का? कोई शर्म नहीं आपकी आती? शायद साहब बिल्कुल आखिर में मैं पूछना चाहूँगा, अगर आप इस सवाल का जवाब देना चाहते हैं, आपके ख्याल में DG FIA पे किसका प्रेशर? ये DG FIA बताए, मुझे तो पता है जिसका प्रेशर था, लेकिन DG FIA बताए ना आके, तो मीडिया टॉक, क्योंकि मैं तो हो सकता है मेरी कैलकुलेशन गलत भी हो ना, हो सकता है ना मेरी जो असेसमेंट है वो गलत भी हो, तो वो DG FIA बताया ना। और मैं आपको एक इंश्योर करूँगा, आपके थ्रू मैं DG FIA को ये मैसेज भी दे देता हूँ कि कान में बता दो किसी साफी के, हम तेरे साथ खड़े हो जाएंगे, बिलीव करें। मैं अपनी सारी कम्युनिटी को कहूँगा मेरा साथ छोड़ो, हम सबको DG FIA के साथ, मोहसिन भट्ट के साथ खड़ा होना चाहिए यार, उसके साथ ज्यादती हो रही है, हाँ वो ज्यादा मजलूम है, कान में बता दे किसी साफी के, बिलीव कर। मेरे कान में अगर बता देता ना यार मेरे पे बड़ा प्रेशर है, तो मैंने कहा ठीक है मैं खुद आ जाता, तो सीट में जो मर्जी कर, मैंने शोर ही नहीं डालना था, क्योंकि मुझे उसके साथ हमदर्दी हो जाती। अभी भी बता दे, हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे। मैं अपनी सारी कम्युनिटी को कहूंगा इसके लिए प्रोटेस्ट करो यार, इसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर, बिल्कुल उस पर बहुत प्रेशर है। बहुत शुक्रिया शाहिद असलम साहब, आपने अपना कीमती वक्त जो है हमें दिया। नाज़रीन, शाहिद असलम साहब को जिस तरह दिन दहाड़े घर से दहशत गर्दों की तरह उठाया गया, उसके बाद इनकी पै दर पै, पहले FIA कस्टडी में, फिर अडियाला जेल में इनको रखा गया, पै दर पै जो है 1 हफ़्ता इनको इस्लामाबाद कोर्ट में जो है वहाँ पे जलील किया गया। ये है इस मुल्क में सहाफ़त का मुकाम, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मुल्क में सहाफ़त करना इस वक्त कितना मुश्किल काम है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।